जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्सा में शौकत मकबूल भट्ट साहब के साथ, जो कि शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट साहब के साहबज़ादे हैं, यूके में रहते हैं। और हमने प्रोग्राम के पहले हिस्सा में उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है और उनकी जो इब्तदाई जो है वो सियासी ज़िंदगी, जो उन्होंने जद्दोजहद शुरू की कश्मीर के लिए, उससे पहले के हालात जो है वो कवर किए। और उसके बाद फिर हम जो है वो बाद के हालात जो है ना वो शौकत मकबूल भट्ट साहब से पता करते हैं। क्योंकि कश्मीर से जो भी ताल्लुक़ रखता है, हर कोई उस वक़्त ये महसूस कर रहा था कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। जैसा कि उस वक़्त अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सगीर। और फिर उन्होंने कहा था कि जिस खाक के ख़मीर में है आतिशे चिनार, जिस खाक के ख़मीर में है आतिशे चिनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाके अर्जुमन। तो उसी ख़मीर से मकबूल भट्ट का भी जो है ना वो ख़मीर, उसी ज़मीन से ख़मीर उठा था। तो वो चिंगारी सुलग रही थी उनके सीने में, जो बाद में एक शोला बन गई। तो भट्ट साहब, अब आप मकबूल भट्ट साहब की जो सियासी, सफ़ारती और मुसल्लह जद्दोजहद है, उसके हवाले से बात करें कि उन्होंने अपनी ये जो कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद का आगाज़ कहाँ से किया? जैसा कि मैंने आपको आपकी साथ गुफ्तगू करते पहले हिस्से में ये बात बताई थी कि वो बचपन ही से जो है वो एक मुजस्सम जो है वो एक एक्टिविस्ट थे। जी। बाकायदा आगाज़ जो है उनकी सियासी ज़िंदगी का जो है वो पेशावर में जो है वो जो कश्मीर कौंसिल के जो बीडी मेंबर्स के इंतखाबात थे वहाँ से होता है। केश खुर्शीद साहब को जो है वो उसमें जो है उन्होंने सपोर्ट किया था उनके इलेक्शंस में। ठीक। और फिर जब मुहाज़रा शुमारी जो है वो बन रही थी, तो भट्ट साहब जो है वो मुहाज़रा शुमारी का हिस्सा बने। और अ, बल्कि पहले उसके जो है पब्लिसिटी सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब हुए थे मुआवजा शुमारी के कन्वेंशन जी। में। और ये 60s की मैं बात आपको बता रहा हूँ। जी। और सोचीतगढ़ पे जो है उन्होंने मुआवजा शुमारी के जो अहदेदारान हैं उन्होंने जाके जो है ये बेसिकली जो है जम्मू का इलाका है, सियालकोट के साथ बॉर्डर ये के जम्मू करीब है, बिल्कुल बॉर्डर। बॉर्डर का इलाका है। जी। तो वो नो मैन्स लैंड में घुस के जो है उन्होंने वहाँ उस मिट्टी को उठा के जो है अपने वतन की आज़ादी और हुर्मत और तक़द्दुस और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो हर तरह की जद्दोजहद करने का जो है अज़्म का इज़हार किया था। जी। तो यूँ उनकी वो जो है सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। फिर आप जानते हैं कि अ, वो हमेशा से इस एतबार से तो क्लियर थे कि वो समझते थे कि ये आपकी सियासी तहरीक है और आपको जो है पॉलिटिकली जो है एक एक नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट के ज़रिए जो है वो अपने जो है वो सियासी मुतालबात को जो है आप मनवा सकते हैं। जी। और देखिए बात ये कि इस एतबार से भी जो है हमारे जो जम्मू कश्मीर के वो लोग जो जो इस तहरीक का हिस्सा हैं, अ, उन उनको भी जो है इस एतबार से क्लियर होना चाहिए कि पॉलिटिक्स जो है वो 2 तरह की होती है। एक आज़ाद माशरों की पॉलिटिक्स होती है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और एक गुलाम माशरे के अंदर की पॉलिटिक्स होती है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि जी। गुलाम माशरे के अंदर रहते हुए आपको अपनी सियासी जद्दोजहद जो है वो एक अ, उसके लिए जंगी टैक्टिक्स आपको इख्तियार करने होते हैं। ये ऐसा ही नहीं है कि बस जो है ना जैसे आप जो है वो आपने जो है कोई जलसा किया, कोई मीटिंग की तो बस ठीक है, आप समझते हैं कि जो है वो आपके मुतालबात जो है वो मान लिए जाएँगे, ऐसा नहीं है। ठीक। गुलाम माशरों में जो है वो आपको जो है वो बड़ी एक ज़ोरदार रेज़िस्टेंस मूवमेंट डेवलप करनी होती है, जिससे जो है जो काबिज़ीन होते हैं, उनके ऐवानों को आप लरज़ा दें। तो इसके बगैर जी। जो है आपके पास जो है और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता है, क्योंकि काबिज़ जो है वो आसानी के साथ जो है वो आपके आपके रिसोर्सेज़ को, आपकी तवानाइयों को, वो आपके तशख़्ख़ुस को जो है और आपकी आपकी लैंड को, आपके वतन को जो है वो छोड़ने के ऊपर वो तैयार नहीं होता। जी। कोई देखिए ना, आम आम फ़हम से एक बात है कि मसलन अगर आपका जो है वो पड़ोस में आपकी आपकी ज़मीन के ऊपर जो है कोई 2 फुट भी कब्ज़ा कर ले, तो वो जी। 2 फुट वापस लेने के लिए जो है आपको कितनी बड़ी जो है स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है। तो
कहाँ जो है वो पूरी एक रियासत हो, कहाँ एक पूरा एक मुल्क हो, जिससे जो है आपने जिसके ऊपर जो है वो काबिजीन का, गासिबीन का कब्जा हो, और फिर जो है वो वहाँ की सारी तवानाइयों को, वहाँ की सारी जो है वो दौलतों को जो है वो अपने तसरफ में ला रहे हो और अपनी अपनी नस्लों के मफाद में उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसी 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 जगहों को छोड़ने के लिए जो है वो काबिज़ीन तैयार नहीं होते आसानी के साथ। लिहाजा उनके साथ आपको जो है एक बड़ी भरपूर लड़ाई लड़नी होती है, लेकिन उसके अपने एक टैक्टिक्स हैं। और सिर्फ ये कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको जो है अपने अपने आसाब के ऊपर जो है कंट्रोल होना चाहिए। और फिर जिस तरह से मकबूल भट्ट शहीद ने कहा था कि हमारी जो ये तहरीक है, हमारी जो ये जंग है, इसमें हमारे मकासद ये हैं कि हम दुश्मन के आसाब के ऊपर सवार हों। तो आपके अपने जी, आसाब आपके कंट्रोल में होंगे तो आप दुश्मन के आसाब के ऊपर जो है सवार हो सकेंगे। और फिर मकबूल भट्ट ने ये कहा था कि हम दुश्मन को जो है दरियाओं में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, हर जगह पे जो है दुश्मन के सर के ऊपर जो हम वार करेंगे। तो कहने जी, का मकसद ये था कि हर फील्ड को जहां से हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के इम्कानात उभर सकते हो, हमें हर उस फील्ड में जो है जाके जो है अपनी अपनी लड़ाई को जो है लड़ना है। तो मकबूल भट्ट साहब इस एतबार से बड़े क्लियर थे, लेकिन वो ये समझते थे कि ये कोहाला से कराकोरम और कठुआ खुंजराब तक की हमारी एक रियासत है, और ये 84-85 हज़ार मरबा मील इसका रकबा है। ये दुनिया की जो है वो 100 से जायद ममालिक से रकबे में भी और आबादी के एतबार से भी ये बड़ी रियासत है। और बिल्कुल जिस तरह से दुनिया की दीगर खुद मुख्तार रियासतों को जो है वो हक है कि वो अपनी आज़ादियों को जो है मेंटेन करके रखें, इसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये हक है कि उनको उनका राइट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो मिलना चाहिए। और फिर क्यों ना मिले कि हमारे इस हक को जो है वो इंटरनेशनली भी तस्लीम किया गया था। बल्कि इंडिया और पाकिस्तान तो खुद भी जो है वो इस बात को तस्लीम कर चुके हुए हैं। ये जब अंग्रेज जब जा रहे थे बरे सगीर से, तो वो जो जी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें भी जो है रियासतों के लिए क्योंकि रियासतें जो है वो पुराने वक्तों में भी जो है वो कभी बरह रास्त हिंदुस्तान का जो है हिस्सा नहीं रही हैं। यानी वो जी, हिंदुस्तान उस वक्त का जो मुतहदा हिंदुस्तान था उसकी जो है ना वो उसके अंदर जो है जम नहीं थी। उनका उनकी अपनी एक हैसियत जो है उस वक्त भी जो है वो बरकरार थी। तो उस एतबार से उन रियासतों के लिए कहा गया था कि ये रियासतें जो हैं, क्योंकि ऑप्शन दो थे। एक ऑप्शन ये था कि ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ एक्सीड कर जाएं, या फिर जी, ये कि अपनी ये आजादाना हैसियत को बरकरार रखें। तो जी, ये वो सेल्फ डिटर्मिनेशन था जिसका जिसका इस्तेमाल जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने करना था। लेकिन ना हिंदुस्तान ने इसका इसका मौका फराम किया, ना पाकिस्तान की हुकूमतों ने इसका मौका फराम किया। तो हम ये कहते हैं कि हम ना हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, हम ना पाकिस्तान के खिलाफ हैं। जी, हिंदुस्तान जो है वो एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पे जो है, एक हिंदुस्तानी मुमलिकत के तौर पे जो है कायम दायम रहे। पाकिस्तान एक पाकिस्तानी मुमलिकत के तौर पे जो है वो कायम दायम रहे। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा जो हक है वो हमें हमारा हक जो है वो लौटाया जाए, हमारा हक हमें जो है वो वापस दिया जाए। हम भी जो है उस पूरे उस रीजन के अंदर जो है, बल्कि मेरा तो ये भी समझना है कि उस रीजन के अंदर जो है हम एक एक और यही मकबूल भट्ट समझते थे कि जम्मू कश्मीर जो है ये उस रीजन में एक एक ब्रिज ऑफ लव के तौर पे जो है वो इसको जो इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो इतनी बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं जंगी साजो सामान के ऊपर, जी, इतनी बड़ी जदीद डिवाइसेस बनाते हैं, एटमी डिवाइसेस बनाते हैं, हथियारों की एक रेस में पड़े हुए, इतनी बड़ी बड़ी अफवाज उन्होंने जमा करके रखी हैं, जबकि उनके अपने आम इंसान जो है वो जो है वो पसमानदगी की जो है तहों में बसते हैं। तकरीबन जी, 30-30 और 40-40% लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने के ऊपर मजबूर है, सिर्फ इसलिए कि बहुत सी नेशनल रिसोर्सेज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो है वो अफवाज के ऊपर और उन हलाकतों के सामान के ऊपर खर्च होते हैं। तो मकबूल भट्ट ये चाहता था कि इस पूरे खत्ते में जो है तरक्की आ सकती है अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उनका हक मिल जाए। जम्मू कश्मीर की जो लोगों की जो शनाख्त है वो रिस्टोर हो जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उनका हकीकी हक आज़ादी मैसर आ जाए, तो उस पूरे खत्ते में जो है इनकलाब आ सकता है, और वो अमन और तरक्की का इनकलाब आ सकता है। ये इसीलिए जो है मकबूल भट्ट जो है वो जब उन्होंने ये देखा कि स्पेशली जो है उन्हें इस बात का भी बहुत तकलीफ थी, उन्होंने इस बात की कि कश्मीर का नाम लेके जो है वो बार बार जो है वो जंगों में जो है कूदा जाता है। तो ये समझते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग से तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।
तो जी, वो ये समझते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद जो है वो अपनी हिस्से की जो लड़ाई है वो खुद उनको लड़नी होगी। तो जी, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमें जो है वो हर खित्ते के अंदर से जो है पैरेलल रेजिस्टेंस मूवमेंट डेवलप करनी है। तो क्योंकि वो खुद वादी कश्मीर के रहने वाले थे, इसलिए वो बार बार जो है वादी कश्मीर में जाके जो है, और स्पेशली कि एक जब वो 60s में अरेस्ट हुए और 66 में जब वो अरेस्ट हुए और फिर 69 में जब वो श्रीनगर जेल तोड़ के वहां से फरार हुए, तो उस वक्त जी, उनको ऑलरेडी जो है फांसी की सजा जो है उनकी जो है अनाउंस हो चुकी हुई थी। जी, तो फिर एक ऐसे इलाके में दोबारा जाना लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि जहां उनको पता है कि जब मैं अरेस्ट हो जाऊंगा तो वो अगला कोई मुकदमा नहीं जो चलाएंगे, वो पिछले मुकदमे, और वही हुआ भी जी, कि उन्हें पिछले ही मुकदमे में जो है उन्होंने जो है वो बाद में जो है फांसी लगाई 1984 में, तकरीबन 8 साढ़े 8 साल जो है जेल में रखने के बाद। तो यानी एक शख्स को पता भी था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने ही इलाके में जाके, क्योंकि वो समझता था कि वो अपने इलाके में जितने बेहतर तरीके से जो है उस कौमी तहरीक को ऑर्गेनाइज करने की पोजीशन में होगा, वो शायद आजाद कश्मीर में उस पोजीशन में ना आ सके, गिलगित बिल्तिस्तान में ना आ सके। लेकिन जब जितना अरसा वो आजाद कश्मीर में रहे, वो आजाद कश्मीर के जो है गली गली कूचे कूचे जो है माजरा शुमारी के दोस्तों और साथियों के साथ जब वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करते रहे। आपको भी इस बात का इलम होगा कि जी, भट्ट साहब ने जो 75 का इलेक्शन भी लड़ा है, आजाद कश्मीर की जो असेंबली है उसका जो इलेक्शन हुआ था 75 में, उसमें भट्ट साहब ने जो है जो रेफ्यूजीज की 2 सीटें थी, एक सूबा सरहद की, क्योंकि उस वक्त केपीके उसका नाम नहीं था, तो हाँ जी, फ्रंटियर उसको बोलते थे, एनडब्ल्यूएफपी। तो वहां की सीट से, और दूसरी सीट जो है वो पिंडी मरी की एक सीट थी, वहां से जो उन्होंने उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ा था। तो यानी वो समझते थे कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें जो उनका एक ड्यू किरदार हो सकता है उसको उन्हें जो है वो प्ले करना चाहिए। इसी तरह गिलगित बिल्तिस्तान में भी जो है वो अवेयरनेस के लिए बार बार जो अटेम्प्ट करते रहे। 2 दफा जो है वो गिलगित से जो है वो जिला बदर हुए, और उनको जो है वहां से जो फोर्सेस ने जबरदस्ती वहां से निकाला अ, उनके दीगर साथियों के साथ। तो माजरा शुमारी से जो है उन्होंने सियासी सफर का आगाज किया, लेकिन वो चूंकि वो जमाना था जब जो है वो दुनिया में जो है वो गोरिल्ला एक्टिविटी जो है वो खासी पॉपुलर हो रही थी, स्पेशली फलस्तीनियों की जो तहरीक है, इसी तरह अल्जेरियंस की जो तहरीक है, और स्पेशली वो जमाना था जब जो है वो मुसलसल फलस्तीनी जो है वो, आप जानते हैं कि लैला खालिद ने जो है वो हाईजैकिंग के अटेम्प्ट्स की। हाईजैकिंग की थी जी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये भी एक तरीका हो सकता है, जो वो जो जो सर्द खाने में जा चुका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद, जो है वो इंटरनेशनल दुनिया के उसमें इंटर होने से जो मसला कश्मीर है वो सर्द खाने में चला गया है। तो वो समझते थे कि इसको दोबारा से जो सर्द खाने से निकाल के जो है इसको लाइमलाइट में लाया जा सकता है। तो फिर वो 70s में जो है वो पहली हाईजैकिंग हुई, जिसमें हाशिम कुरैशी साहब, अशरफ कुरैशी साहब जो है जी, गंगा वो हाईजैकिंग जो मेजर हुआ थे था उसके। उसने कश्मीर के एग्जैक्टली, इशू और को वो हाईलाइट किया था जी, एग्जैक्टली, और फिर वाकई वो इतना हाईलाइट हुआ उससे। लेकिन वो फिर आप जानते हैं कि उससे एक जो है एक नया थ्रेट जो है वो पाकिस्तान ने फील किया, पाकिस्तानी हुकूमतों ने, कि यार ये तो कश्मीरी जो है खुद जो है अपने हाथ में ले रहे हैं, अपनी अपनी एक कौमी तहरीक के तौर पे से इसको मर्ज करने की कोशिश करें। तो उन्होंने जो है वो उन सबको जो है वो माजरा शुमारी की सारी क्रीम को जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिया। 300-400 लोग उन्होंने गिरफ्तार किए, फिर उनको हुकूमत खानों में जो है वो डाला गया। आप जानते हैं कि शाही किले में जो है जी, कितनी तशद्दुद से उनको गुजारा गया। 2 ढाई साल जो है फिर वो मुकदमा चलता रहा, लेकिन जो है आखिर में जो है वो इस एतबार से सुरखरुई हुई कि अदालत आलिया ने जो है लाहौर हाई कोर्ट ने उन सब कश्मीरियों को भट्ट साहब समेत एक मुहबे वतन कश्मीरी के तौर डिक्लेयर करके जो है वहां से जो है उनको उनको रिहाई मैसर आई। लेकिन उसके बावजूद फिर 76 में जो है वो जो है वो वापस पार चले गए। वापस चले गए जी, वो ये समझते थे कि कश्मीरी यूथ को, जो वादी कश्मीर है, क्योंकि वादी कश्मीर में वो समझते थे कि वो जो उनका एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत का जो बयानिया है, उसकी जो पॉलिटिकल जो है ना तस्वरात, वो शायद उतने जो है वो लोग उससे उतने अवेयर नहीं है। तो जी, वो इसलिए बार बार अटेम्प्ट करते थे कि वादी कश्मीर से इस चीज को जो है उभारे उभारे जाने के लिए जो वादी कश्मीर में वो काम करने की अशद जरूरत है। फिर वापस गए, फिर वहाँ गिरफ्तार हुए, और फिर आप जानते हैं कि 76 से लेकर जो है वो 84 तक जो है वो अरेस्ट रहे। और फिर जी, एक वाकया हुआ यहीं यूके में, तो उसके बाद जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो आनन फानन जो है मकबूल भट्ट को, अदरवाइज
82 में भी जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि हम जो है वो मकबूल भट्ट को जो फांसी देने जा रहे हैं। तो भट्ट साहब के लिए जो है वो यासर अरफात ने भी जो अपील की थी, जी, और मुझे यासर याद अरफात है जी। और कर्नल कज़ाफ़ी उस वक़्त लीबिया के जो है वो सदर थे, वो उन्होंने भी जो है उनकी रिहाई के लिए जो है वो अपील की थी। तो बल्कि मकबूल अगर भट्ट आप की कता कलामी हो रही है तो जो यासिर अरफात साहब ने ये कहा था कि मैं मकबूल भट्ट की सजाए मौत की मनसूखी के लिए रेम की दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि सदर हिंद को याद दिला रहा हूं कि भारत की आज़ादी की जदोजहद में किसी भारतीय लीडर गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस या खुद भारतीय सदर को बरतानवी आकाओं ने मौत की सजा नहीं दी थी। यानी ये एग्ज़ैक्टली, देखें कि उन्होंने एग्ज़ैक्टली। याद दिलाया उस सदर को। और कर्नल कज़ाफ़ी का भी बड़ा अच्छा था जो है ना वो बयान। जी, जी, जी। तो उस वक़्त इस इंटरनेशनल प्रेशर की वज़ह से जो है वो इंडिया ने जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया भट्ट साहब की जो है वो असैसिनेशन पे। लेकिन 84 में फिर जो वाक़यात हुए उसकी वज़ह से जो है उन्होंने आनन-फानन अपनी कैबिनेट का इजलास बुला के तो जो है वो विदिन 9 टू 10 डेज़ जो है वो भट्ट साहब को जो है उन्होंने हैंग किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भट्ट साहब जो है वो मौत से नहीं घबराते थे। अगर मौत से जी, घबराते होते तो मेरा ख़्याल है कि वो दोबारा वादी कश्मीर में जो है वो जाने वो की ना कोशिश ही जाते ना मुड़ के दोबारा। एग्ज़ैक्टली वो बल्कि वो जाने की अक्सर कोशिश जो ही ना अपने जो शेर गुनगुनाया करते थे, तो वो सच साबित कर दिखाया उन्होंने कि जिस दज से कोई मक़तल को गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी-जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो उन्होंने वाक़या ही ये सच साबित कर दिखाया अपने अमल से। जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि देखिए ज़िंदगी और मौत जो है ये लाज़िम व मलज़ूम है। ज़िंदगी है तो उसको जो है वो मौत भी आनी है। जी। तो लेकिन मकबूल भट्ट की जो जदोजहद है, मकबूल भट्ट की जो 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 काविशें हैं अपने वतन के लिए, और जिस तरह से उन्होंने जो है यानी जिस वक़्त उनको फांसी भी हो रही थी तो उस वक़्त भी वो मुझे याद है वो जुमला जो अख़बार जंग में छपा था कि मेरे वतन तुझे मेरा आख़िरी सलाम। तो हाँ, यानी उस वक़्त उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शौकत मकबूल, जावेद मकबूल या लुब्ना शाहीन अ, यानी हम जो जी। बच्चे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने अपनी 2-2 बीवियों के हवाले से कोई बात नहीं की। यानी अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार के हवाले से कोई बात नहीं की, उन्होंने अपने वतन को उस वक़्त भी याद किया। तो वतन से उनकी उनकी मोहब्बत जो है उसको जो है हमें एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका उनका करैक्टर, उनका उनकी अप्रोच, उनकी उनकी जदोजहद जो है वो खुद उसको जो है आश्कार करती है। और दूसरा ये कि अब तो मकबूल भट्ट जो है वो सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर के लोगों की आज़ादी का इस्तिआरा नहीं है, बल्कि वो अब सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी मज़लूम अक़वाम हैं, वो उन सब के लिए जो है वो आज़ादी का इस्तिआरा है। और वो एक ऐसी मशअल हैं, जिससे जो है सारी दुनिया में जो है लोग जो है रोशनी पा सकते हैं। जी, इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो वाज़िया किया है। तो ये बताएँ कि जब भट्ट साहब को पहले तो उन्होंने तिहाड़ जेल में ही दफ़न कर दिया था। तो क्या उनकी बॉडी कश्मीर में बाद में दी थी लवाहिकीन को? आपके चचा थे वहाँ या किसी को दी थी कि नहीं दी थी? नहीं दी थी जी। उन्होंने भट्ट साहब की जो है वो तदफ़ीन वहीं पे जेल में ही हुई है। जी, और स्टिल जो है वो जेल में ही है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है वो एक मुतालबा है, उसे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है हवाले कीजिए। हम ये नहीं कहते कि उसे ख़ानदान के हवाले कीजिए, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की अमानत है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो उनका हक है कि वो उनको उनको जो है वो मिले। लेकिन वो आपको पता है कि कानूनी और कोई टेक्निकल चीज़ों को जो है इख्तियार करके जो है वो हिंदुस्तान चूँकि नहीं देना चाहता था भट्ट साहब जी, की रिमेन्स जो है, भट्ट साहब की बॉडी जी, जो है। तो जिस वक़्त उन्होंने सज़ाए मौत अनाउंस की थी, तो 2 दिन पहले जो है वो हमारे जो चचा हैं गुलाम नबी भट्ट साहब, जी। वो उस वक़्त हयात थे। और वो श्रीनगर आए तहगाम से, और वहाँ से उनका टिकट था दिल्ली के लिए। और उनको जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिया वहाँ पे अच्छा, अच्छा, श्रीनगर एयरपोर्ट पे। तो ठीक। इस तरह से उन्होंने ये चीज़ साबित की थी कि उनकी बॉडी लेने ही कोई नहीं आया। अच्छा, अच्छा। टेक्निकली उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि ये उनकी बॉडी, हालाँकि उनके जो वकील थे वहाँ पे, उन्होंने दरख्वास्त दे के ये कहा कि जी मेरे हवाले करें आप, जो है मैं
चूँकि उनका जो है वो उनके मुकदमे में जो है वो थ्रू आउट मैं उनकी वकालत करता रहा हूँ। जी, तो मेरा भी कानूनी हक है कि लेकिन वो उन्होंने नहीं दी, क्योंकि उन्होंने नहीं देनी थी, क्योंकि वो समझते थे अगर मकबूल भट्ट की जो है वो अ, रिमेन्स जो हैं वो अगर रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है उसकी तदफीन होती है, तो वो मकबरा भी जो है वो आज़ादी की तहरीक के लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है वो इंस्पिरेशन का बायस होगा। जी, तो इस खौफ ने, यानी देखें ना कि ये गासिब कितने खौफज़दा रहते हैं जी, मज़लूम लोगों के जो है ना वो तहरीकी अमल से। तो जी। जी, भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। अगर हम ये सिलसिला आगे जारी रखेंगे इंशाअल्लाह इसके बाद भी, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, वो पूछते हैं कि कश्मीर आज़ाद होगा तो कैसे जो है ना वो सर्वाइव करेगा क्या? ये हम अगले प्रोग्रामों में इंशाअल्लाह इसको कवर करेंगे। मुझे याद है कि जब 11 फरवरी 1984 को आप भी वहीं थे पेशावर में, मैं भी वहीं था, तो क्या उस वक़्त के हालात थे। तो चौधरी यामीन साहब ने उस वक़्त एक बड़ी शुरा आफ़ाक अपनी नज़्म जो है ना वो लिखी थी, कि उसके चंद शेर मैं पढ़ देता हूँ कि ऐ रात भर के थके मुसाफिर, ऐ रोशनी के शहीद अव्वल, आज़ादियों का नसाब तुम हो, शुजाअतों की किताब तुम हो, लहू चमन का गुलाब तुम हो, जो माएँ देखें वो ख्वाब तुम हो। तो ये था खराज अकीदत जो उस वक़्त 11 फरवरी 1984 को यामीन साहब ने पेश किया था। तो हम सब खराज अकीदत पेश करते हैं, याद करते हैं शहीद कश्मीर को। 11 फरवरी को जो है ना, वो उनकी 40वीं जो है ना, वो बरसी मनाई जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और आपके साथ हमारा राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब कि आपने जो है ऑनलाइन लिया और मुझे अपने जज़्बात को जो है वो लोगों तक पहुँचाने का जो है मौका फ़राहम किया। थैंक यू सो मच। थैंक